रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। और मैं जितेंद्र, और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। पिछला वीडियो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किया था। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महाद्वीपों की उत्पत्ति, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगली वीडियो टेक्टोनिक प्लेट्स की रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आज हम बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से, और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से लेकर, आज सारे के सारे को मैं हल कराऊंगा, जितने भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये एक भूगोलवेता थे, भूगोल वैज्ञानिक थे, एक भूगोल वैज्ञानिक थे। और जैसे कि भूगोल में काफ़ी विषय आते हैं, तो उनकी बात करें तो वो थे एक जलवायु विज्ञानी। वो एक जलवायु वैज्ञानिक थे। वो एक जलवायु वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कारण था ये देने का? क्योंकि ये हमारा उनके जो उनका क्षेत्र है, जलवायु को क्षेत्र है, उनके अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सिद्धांत दिया। जो एक जलवायु वैज्ञानिक थे, क्या कारण रहा होगा? तो देखिए, जैसे वो जलवायु के बारे में जब जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और वे बताना चाहते कि आखिर जलवायु किस प्रकार धरती पर आई, किस प्रकार ये वातावरण बना, किस प्रकार की ये चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन के बाद एक दुनिया को बताने के लिए कि क्या कारण हो सकते हैं जलवायु के और जलवायु परिवर्तन होने के, और कहाँ से ये जलवायु बनी है, तो उनका एक सिद्धांत देने के लिए उन्होंने एक आधार बनाया। क्या आधार बनाया? तो उन्होंने एक आधार बनाया कि जिस जगह पर, देखो, जलवायु दो प्रकार की होती है। एक होती है ठंडी जलवायु और एक होती है गर्म जलवायु। एक होती है ठंडी जलवायु और एक होती है गर्म जलवायु। तो ठंडी और गर्म में क्या फ़र्क आता है? दोनों जगहों पर, जहाँ पर ठंडी जलवायु होती है वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, वहाँ पे दोनों क्षेत्र हमारे जमे हुए हैं। बर्फ़ की एक बहुत मोटी दीवार मिलती है वहाँ पर हमें, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ग्लेशियर मिलते हैं। तो ग्लेशियर पहली चीज़ बताई गई। ठंडी, जहाँ की ठंडी जलवायु होगी वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाएंगे, उन्होंने आधार बनाया। और जहाँ पर गर्म जलवायु होगी वहाँ पर उन्होंने दिया कि वहाँ पर कोयला मिलेगा। वहाँ पर उनके भूगर्भ के अंदर कोयला पाया जाएगा। तो जहाँ पर कोयला पाया जा रहा है वो वहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। और जहाँ पर ग्लेशियर पाए जा रहे हैं वहाँ पर क्या है? ठंडी जलवायु है। तो इसको आधार मानकर उन्होंने आगे की शोध, आगे का जो अध्ययन है वो शुरू किया, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जगह ऐसी हैं पूरे देश के, पूरे दुनिया में, जो जहाँ पर ग्लेशियर भी मिल रहे हैं और कोयला भी मिल रहा है। जैसे मैं बात करूँ रूस की, तो रूस में जो साइबेरिया है वहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है, वहाँ पर ग्लेशियर भी है, इसलिए रूस को ठंडी जलवायु प्रदेश माना जाता है। बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन वह ठंडी जलवायु में आता है, वहाँ ग्लेशियर भी मिलते हैं। अगर बात की जाए हमारे इंडिया की, तो इंडिया में सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता होगा। सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पर जो कि कोयला भी निकाला जा रहा है, जैसे कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ हैं और भी हैं,
राजस्थान में अगर काफ़ी जगह पर निकाला जा रहा है। तो इन सारी जगहों से पता चला कि ये किस प्रकार हो सकता है कि उसी जगह पर ग्लेशियर भी पाए जाएं और उसी जगह पर कोयला भी पाया जाए। तो कोयला निकालने के लिए देखो, कोयले के लिए क्या है, कोयला जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती हो और किसी कारणवश पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब जाएं और वो उस गर्मी की वजह से उनका क्षरण होना शुरू हो जाता है और कालांतर में वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। किस कारण से? गर्मी की वजह से। तो गर्मी कहाँ पड़ती है? तो गर्मी हमें पता है, ये हमारी जो रेड लाइन है, इससे ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा है। तो इसी क्षेत्र में, विषुवत रेखा के क्षेत्र पर ही कोयला पाना होना चाहिए। ठीक है, इसी क्षेत्र पर होना चाहिए क्योंकि इस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और ये सबसे ज़्यादा गर्म स्थान होता है 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कोयला होना चाहिए, लेकिन कोयला कहाँ मिल रहा है? साइबेरिया में मिल रहा है, जो कि एक ठंडा प्रदेश है। कनाडा में मिल रहा है, जो भी एक ठंडा प्रदेश है। तो ये किस प्रकार हुआ? तो उनका दिमाग खराब हो गया, कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पर ग्लेशियर भी हो, उसी जगह पर कोयला भी हो। तो उन्होंने फिर इसके लिए गहन अध्ययन शुरू किया कि क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने गहन अध्ययन शुरू किया इसके लिए और देखा क्या कारण हो सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कालांतर में यहाँ की जलवायु पर बदली हो, यानी कि जहाँ पर ठंडी जलवायु है, जहाँ पर ठंडी जलवायु है और यहाँ पर गर्म जलवायु है, उन दोनों की जलवायु एक दूसरे में स्थानांतरित हो गई हो। गर्म जलवायु ठंडी प्रदेश में आ गई हो और ठंडी जलवायु गर्म प्रदेश में आई हो, इस कारण से हो सकता है। तो उन्होंने ये इस प्रकार का सिद्धांत दिया। लेकिन जब भूगोलवेता और जो थे उन्होंने उनके साथ सवाल जवाब किए, जिनका उन पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं मिल पाया, उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया और उनकी ये थ्योरी खत्म हो गई, वहीं पर समाप्त हो गई, मतलब ये फेल हो गई थ्योरी। ठीक है, और ये कौन सी थी थ्योरी? ये थी थ्योरी जलवायु स्थानांतरण सिद्धांत, जो कि वैगनर का फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब इसके होने के बाद उनकी मार्केट में, उनके समाज में और सभी जगह पर उनकी बेइज्जती हुई। ठीक है, काफ़ी परेशानियां हुई, काफ़ी बेइज्जती हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का निचोड़ निकाल के देखूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू से लेकर चले कि पृथ्वी पहले कैसी थी। तो देखिए, पृथ्वी पहले आपको पता होगा सूर्य के कणों से बनी है, सूर्य के अंशों से बनी है और इसलिए कारण वो गर्म है। ठीक है, तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि सूर्य पहले जो पृथ्वी थी वह एक आग का धधकता गोला थी, आग का धधकता गोला थी। ठीक है, और कालांतर में ये धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद उस पर क्या हुआ, उसका तापमान ऊपर से ठंडा होने लगा, ऊपर से ठंडा होने लगा और काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन वह अंदर से गर्म बनी रही, वह अंदर से गर्म बनी रही। देखिए, जैसे कि कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे दूध होता है, दूध को अगर हम गर्म कर दें और गर्म करने के बाद जब उसे हम ठंडा करने रख देते हैं तो आप देखोगे उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, मलाई जम जाती है, वह ठंडी होती है, लेकिन उसके जस्ट नीचे गर्म दूध रहता है। ठीक है, और ऊपर का जो भारी वातावरण है उसकी वजह से वो ऊपर की परत तो ठंडी हो गई और वो नीचे से आज भी धधक रही है, आज भी गर्म है पृथ्वी अंदर से। तो इस कारण से क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी तो उस पर एक क्या हुआ, उस पर एक पपड़ी बन गई। ठीक है, ऊपर की परत क्या एक सख्त रूप ले लिया और पपड़ी बन गई, मतलब कि एक तरह से जो महाद्वीप हैं ये बन गए। ठीक है, जो मतलब स्थल बन गया, उस जगह पर स्थल बन गया। और उसके नीचे जैसे हम पढ़ते हैं, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, पहली परत जो हमारी होती है वो सियाल होती है, उसके नीचे सिमा होती है। तो जो ऊपर की जो पपड़ी बनी, जो हम पपड़ी बोल रहे हैं, वो क्या थी, वो सियाल थी और उसके नीचे जो गर्म थी, लावा था, वो हमारी सिमा थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऊपर की प्रॉपर्टी है वह नीचे वाली पर तैरने लगी। भाई नीचे की क्या है, हमारी नीचे की हमारी द्रवित अवस्था में है, गर्म है, लावे की तरह है, और ऊपर की क्या हो गई, हमारी ठोस हो गई, पपड़ी जम गई, तो वो क्या होगी, उसके ऊपर तैरेगी। ठीक है, तैरेगी।
हालांकि इतनी द्रवित अवस्था में नहीं थी कि जैसे हम पानी मान लिया इस प्रकार की नहीं थी, लेकिन द्रवित अवस्था हम ऐसा कह सकते हैं कि ठोस और द्रव के बीच की जो अवस्था होती है उस प्रकार की थी। जैसे कि हम बात कर लें पेस्ट की, तो पेस्ट क्या है, ना तो तरल होता है और ना ही वह ठोस होता है, तो वह उसकी बीच की कड़ी था, ठीक है, बीच की कड़ी थी और उसके ऊपर क्या थी, हमारी ये परत तैर रही है, ठीक है, तैर रही है। इस प्रकार का माहौल बना और इस प्रकार के माहौल बनने के बाद धीरे धीरे देखो क्या हुआ, पहले गर्म थी, गर्म के बाद पृथ्वी को ठंडा होना यानी कूलिंग प्रोसेस होने लगा, ठीक है, ठंडा होने लगा, वो ठंडी होने लगी। अब ये लगातार चलती रही कूलिंग प्रोसेस पृथ्वी के ठंडे होने की। उससे क्या हुआ, पपड़ी जमी, धरातल आया, धरातल पे क्या हुए, धीरे धीरे समानुसार पेड़ पौधे आने लगे, जीव जंतु आने लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आने लगी, पृथ्वी के ऊपर आने लगी। लेकिन ये कूलिंग प्रोसेस लगातार चालू रहा और लगातार चालू रहने के बाद फिर क्या हुआ, एकदम से जलवायु परिवर्तन हो गया और एकदम से जलवायु परिवर्तन हुआ और इतनी ज़्यादा कूलिंग हुई पृथ्वी के इस पर पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ जम गई, पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ जम गई और ये सारे के सारे पेड़ पौधे जो कि उगाए थे समानुसार वो सब के सब दब गए नीचे, बर्फ़ के नीचे सारे के सारे दब गए और नीचे ही अब क्या हुआ, नीचे की हीटिंग की वजह से, नीचे की गर्मी थी लावा की वजह से, नीचे की हीटिंग की वजह से ये सारे के सारे कोयले में अवशेष, जो ये अवशेष थे, ये सब के सब कालांतर में क्षरण के अनुसार कोयले में तब्दील हो गए। तो अब ये जो क्षेत्र थे आज इनकी ग्लेशियर हैं, लेकिन इनके नीचे कोयला निकलता है। तो ये इस प्रकार की थ्योरी उन्होंने दी, लेकिन इस थ्योरी पर भी उनको पर काफ़ी सवाल जवाब हुए, काफ़ी चीज़ों को हुआ, तो उन्होंने साक्ष्य जुटाना शुरू किया, ठीक है। अब ये पपड़ी हुई ना, पपड़ी के ऊपर दबाव बना, ग्लेशियर बने, वो आया, ग्लेशियर वगैरह आए, तो इससे क्या हुआ, देखो पपड़ी टूट गई, ठीक है, काफ़ी हिस्सों में टूट गई और काफ़ी हिस्सों में टूटने की वजह से हमारे पास ये मैप बन के आया। तो इनका ये थ्योरी थी और इस थ्योरी को तरीके से समझें तो उनका क्या कहना था कि जैसे कालांतर में जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये जो बीच में भूखंड है, ये हमारा एक भूखंड है और ये हमारा सब कुछ समुंदर है, एक हमारा समुंदर है, महासागर है, ठीक है। तो इसको वैगनर जी ने जो ये स्थलखंड है इसका नाम दिया पैंजिया और जो ये समुंदर है इतना बड़ा महासागर है इसका नाम दिया उन्होंने पैंथालासा, ठीक है। पूरी की पूरी पृथ्वी पहले जो भी हमारे ये महाद्वीप हैं ये सब के सब पहले एक महाद्वीप हुआ करते थे, एक में समाहित थे। जैसे पैंजिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पैंजिया, उन्होंने इसको पैंजिया नाम दिया, ये सारे के सारे भूखंड एक में समाहित थे। और जो पूरा समुंदर है, हमारे जितने भी महासागर हैं, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये जितने भी महासागर हैं सबके सब का एक ही रूप था और उनका नाम था पैंथालासा। जो एक ही हमारा महासागर था उसका नाम था पैंथालासा और हमारे महाद्वीप का क्या नाम था, पैंजिया, इसका महाद्वीप का नाम था। अब क्या हुआ देखिए, अब ये युग था जब ये पृथ्वी ठंडी होने लगी और स्थल जो हमारा महाद्वीप बना, पहला स्थल बना, उसके बगल से ये समुंदर आया पृथ्वी को ठंडी होने के बाद। ये जब संरचना हमारे सामने देखने को मिलती है तो वो काल कौन सा था, तो वो काल का क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखना है। वो काल था हमारा कार्बोनिफेरस युग। कौन सा काल था हमारा, कार्बोनिफेरस युग। एक मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो इन युगों के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कार्बोनिफेरस युग क्या होता है, ट्रायसिक युग क्या होता है, जुरासिक युग क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास ये बॉडी निकल के आई, हमारे जो महाद्वीप और पैंथालासा और पैंजिया के बारे में जो ये सामने आया, ये कौन सा काल था, तो ये हमारा कार्बोनिफेरस युग था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, समय अनुसार काफ़ी समय के बाद ये जो पैंजिया है ये दो भागों में डिवाइड हो गया। पैंजिया जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में टूट गया, ठीक है। दो भागों में टूट गया तो
जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा है, उसका नाम दिया वैगनर ने अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी हिस्सा था, जो दक्षिणी हिस्से में टूटा, उसका नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड दिया। ठीक है, और इन दोनों के मध्य में जब ये दो पार्ट एक दूसरे से टूटकर अलग हुए तो उसके बीच में जो ये पैंथालासा का पानी था वो बीच में भर गया और एक नए समुद्र का, एक नए महासागर का निर्माण हो गया। तो उस नए महासागर का नाम क्या था? तो वो हमारा तैथिस सागर था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप पढ़ते भी होंगे, जो हमारे राजस्थान में जो रेगिस्तान है, ये किसके अवशेष मिलते हैं? यहाँ पर तैथिस सागर के अवशेष हैं। जो हमारा हिमालय है, हिमालय क्या है? तैथिस सागर का अवशेष है। तो देखिए समय की पावर कितनी बड़ी होती है। जो एक समुंदर था और कालांतर में वो आज क्या बन गया है? एक पर्वत बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो देखिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो अंगारा लैंड है, ये जो अंगारा लैंड है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको लारेशिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, लारेशिया किसे कहा जाता है? तो अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहा जाता है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो दो भागों में हो गया, उनके बीच में क्या बन गया? हमारा तैथिस सागर बन गया। अब ये कौन सा युग था? जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो वो युग था हमारा ट्रायसिक युग। तो क्वेश्चन आ जाए कि पेंजिया दो भागों में कब डिवाइड हुआ? तो कब डिवाइड हुआ? वो ट्रायसिक युग में दो भागों में बदल गया। ठीक है, दो भागों में टूट गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें क्या हुआ? थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दोनों के दोनों हमारे मध्य में थे, मध्य से थोड़ा नीचे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास रहे होंगे ये दोनों। ये पेंजिया जो था दक्षिणी ध्रुव के पास ज़्यादा था और उत्तरी ध्रुव से थोड़ा सा दूर था। ठीक है, तो इसके पास था। अब देखिए हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों के तीनों भाग हमारे किसके थे? ये अंगारा लैंड के भाग थे। ठीक, और अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी किसके भाग थे? ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। ठीक, गोंडवाना लैंड के भाग थे। अब गोंडवाना लैंड के भाग थे और इस प्रकार ये जब दो भागों में इसका बदल गए और ये हमारा हिस्सा जो यूरोप, एशिया और अमेरिका, ये हमारा अंगारा लैंड बन गया, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे गोंडवाना लैंड बन गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समानुसार क्या हुआ कि धीरे धीरे करके समय बदला और समय बदलने के साथ इनके भी काफ़ी टुकड़े होने लगे। ठीक है, इनके भी काफ़ी टुकड़े होने लगे। ठीक है, अब ये जो अंगारा लैंड है ये धीरे धीरे टूटने लगा दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में, और गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और जियो में। किस प्रकार होने लगे? तो देखिए इनमें उत्तर की ओर प्रवाह और एक दिशा है पश्चिम की ओर प्रवाह। इन द्वीपों में, इन जो दो महाद्वीप हैं, इनमें उत्तर और पश्चिम दिशा में प्रवाह शुरू हो गया, विचरण शुरू हो गया, ये टूटे बीच में। अब देखिए कोई हिस्सा अगर इसकी तरफ खिंचाव करे और कोई हिस्सा इधर खिंचाव करे तो बीच में क्या होगा? बीच में क्रैक आएगा, बीच में दो हिस्से होंगे उस चीज़ के। ठीक है, यही कारण था कि यहाँ पर एक हिस्सा उत्तर की ओर जाना चाह रहा है, एक हिस्सा पश्चिम की ओर जाना चाह रहा है। उसके कारण क्या हुआ? बीच में क्रैक आए और वह चीज़ें क्या हुई? एक दूसरे से टूटकर अलग होने लग गई। ठीक है, कारण क्या था? देखिए आपने देखा होगा जब दूध की पपड़ी होती है बहुत नाजुक होती है, दूध नीचे से गर्म होता है, ऊपर की पपड़ी नाजुक होती है। बाहरी दबाव के कारण या फिर कह लो उनके नीचे जो वो तैर रही है ना, उसके ऊपर तैर रही है, अगर थोड़ा सा इधर उधर से फोर्स किया जाए तो सबसे पहले पपड़ी टूटती है। देखा होगा आपने, आप हल्का सा भी हाथ लगा देंगे उस पर तो वहाँ से दूध निकलने लग जाता है, नीचे की परत ऊपर आ जाती है ना। तो यही कारण यहाँ था कि जो ऊपर की परत है बहुत कमज़ोर थी। और ये किस कारण से हुआ? तो कारण भी समझ लीजिए। तो कारण क्या था? एक पहला जो वैगनर ने दिया, पहला कारण
कि उत्तर की ओर, उन्होंने कहा कि जो उत्तर की ओर प्रवाह है वह हो रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उत्तर की ओर प्रवाह किस कारण से हुआ? गुरुत्वीय आकर्षण की वजह से हुआ, ठीक है। और पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वह किस कारण से हुआ? तो वह हुआ चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से ये पश्चिम की ओर खिसकने लगे, ठीक है। तो कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है इससे उत्तर की ओर ये पिंड आपस में टूटने लगे, अलग होने लगे, और जो कि चंद्रमा है उसकी ज्वारीय शक्ति, जैसे कि आपने देखा होगा समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है, जो लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं आती हैं, तो वो क्या होता है? ज्वार होता है, यानी चंद्रमा उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि पृथ्वी का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, तो उसी प्रकार चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी उसको बांधे रखती है, इसी प्रकार उसका भी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ की चीज़ों पर फर्क डालता है, यहाँ की चीज़ों पर असर डालता है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि पश्चिम में चंद्रमा की वजह की ज्वारीय शक्ति की वजह से इन पिंडों का एक दूसरे से टकराव हुआ, मतलब अलग होने लगे ये, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे रोटेट करती है? तो पृथ्वी हमारी पूरब से पश्चिम दिशा में रोटेट करती है। तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा उसके विपरीत दिशा में रोटेट करता है। इसी कारण दोनों एक दूसरे अलग हुए, और ये पश्चिम दिशा में जो प्रवाह हुआ वो किस में हुआ? हमारे पश्चिम दिशा में प्रवाह होने लगा, ठीक है, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से। अब उससे क्या हुआ कि यहाँ से जब ये दो भागों में तो पहले ही हो चुके थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और पश्चिम दिशा में जैसे हुए गोंडवाना से अलग हुआ हमारा दक्षिणी अमेरिका, और अंगारा से अलग हुआ हमारा उत्तरी अमेरिका, और इनका प्रवाह किस साइड में हुआ? तो इनका हुआ पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा से ये अलग होने लगे। अब इनके अलग होने पर यहाँ पर किस चीज का निर्माण हो गया? तो यहाँ पर अंध महासागर का निर्माण हुआ। याद रखना है, अंध महासागर का निर्माण किस वजह से हुआ कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पेंजिया से अलग होने पर एक नए महासागर का निर्माण हुआ, और वो था हमारा अंध महासागर, यानी कि आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये हमारा आर्कटिक महासागर बना। इसी के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर एक भूभाग था, ये तो मेडागास्कर है, यहीं पर एक भूभाग था जो इससे लगा हुआ था, और वह भूभाग यहाँ से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा कहेंगे या फिर जो भी है, इस साइड में प्रवाह होने लगा। तो ये दिशा, इस दिशा में जाकर ये किससे लग गया? ये एशिया के साथ लग गया, मतलब कि यहाँ से कोई हिस्सा, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा यहाँ से अंगारा लैंड की तरफ जाने लगा और इससे टकरा गया, जो कि क्या था? हमारा इंडिया। इंडिया कहाँ से निकल के आया? ये अफ्रीका के दक्षिण साइड में लगा हुआ था, और ये हिस्सा यहाँ कालांतर में होते हुए और इस हिस्सा इसमें जुड़ गया, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। वह किसका हिस्सा है? हमारा अफ्रीका का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से अलग हुआ और किस में जुड़ गया? वो एशिया महाद्वीप में जुड़ गया। और इसी की वजह से जो देखो इनके बीच में क्या है? एक 33 सागर है, और 33 सागर देखो इनमें क्या है कि जो इनका कचरा होता है, नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ बहकर आती हैं अपने रास्ते, और उन रास्तों में कंकड़, गिट्टी, बजरी, कचरा वो सब के सब समुद्र में ले आती हैं, और उन समुद्र के किनारे पर जमा हो जाती हैं, जिनका कोई स्थायी नहीं होता है, वो लहरों के साथ इधर हो जाती हैं। जब ये पूरा का पूरा भूखंड जब यहाँ से जाकर इससे टकराया, तो जो बीच का मलबा था, और वह बीच का मलबा जब इसके साथ टकराया तो वो एकदम से ऊपर उठ गया। वो कचरा क्या हो गया? ऊपर उठ गया, वो सभी के ऊपर उठ गया, और उससे किसका निर्माण हो गया? हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर जो वलयाकार ये पर्वत है हिमालय, वो किसका निर्माण करता है? जो किससे निर्माण हुआ है उसका? इस भूखंड के एशिया के साथ या कहें अंगारा लैंड के साथ टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। और 33 सागर के जो अपवर्तन कह लें, जो नदियों का अपवर्तन होता है,
उसकी वजह से या उसके कचरे की वजह से ये हिमालय बना है। ठीक है, 33 सागर के अवशेष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष जो अपवर्तन होता है, उनका कचरा होता है, उससे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। और यहीं पर एक मेडागास्कर है, उसी के साथ लगा हुआ था। धीरे धीरे करके देखा जा रहा है कि मेडागास्कर भी इस साइड में जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा ये मेडागास्कर भी हमारे साथ टकरा जाएगा, यानी इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और आज भी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो ऊपर की तरफ आज भी धक्का दे रहा है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, पहले जो हमारे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,848 पड़ी होगी आपने, लेकिन अभी वो कितनी है, तो अभी वह 8,850 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर बढ़ चुकी है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें और घुसा हुआ जा रहा है और धंसता हुआ जा रहा है, जिसके कारण हिमालय ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तब ये क्या हुआ, यहाँ से इंडिया इसमें जुड़ा, और यहीं से एक ऑस्ट्रेलिया जो कि कहाँ का भाग था, यहाँ का भाग था। ठीक है, आप अगर इसको यहाँ पर जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा। तो ये भाग क्या है, यहाँ से अलग होकर यहाँ आ गया, और इसके मध्य में किसका निर्माण हो गया, हमारे हिंद महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलग होने से कौन से महासागर का निर्माण हुआ, तो हिंद महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार ये अलग होने लगे। ठीक है, अब इस साल में भी एक महासागर हो गया, इधर अंध महासागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, और इस साइड में जो बचा, यानी कि जो पैंथालासा महासागर था, उसका धीरे धीरे वो छोटा होता गया, अलग अलग महासागरों में तब्दील होता गया, बदलता गया, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा प्रशांत महासागर बन गया। क्या बन गया, हमारा प्रशांत महासागर बन गया। तो इस प्रकार हमारे 4 महासागर, या कह लो 5 महासागर, क्योंकि उसको ही बोला जाता है अंध महासागर को, उत्तरी आर्कटिक और दक्षिणी आर्कटिक। ठीक है, होता एक ही महासागर है। तो इस प्रकार हमारे 4 महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, 4 महासागरों का निर्माण हुआ। अब बात करें, जैसे उत्तरी अमेरिका यहाँ से अलग हो गया, दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, और बीच में अंध महासागर बन गया। दक्षिण यहाँ से कुछ भूखंड इसकी साइड में गए, यानी प्रायद्वीपीय भारत, कुछ ऑस्ट्रेलिया बनाए, कुछ आगे की तरफ ये टुकड़ा अलग हो गया, तो ये यूरोप और एशिया बने। ठीक है, और इस प्रकार करके हमारे सारे महाद्वीप जो हम आज की संरचना को देख रहे हैं, वो सबका सब निर्माण इस प्रकार से हुआ। और ये जो सारे टुकड़े अलग अलग हुए, जो भूभाग अलग अलग हुए, आज का जो हम देख रहे हैं, जो मैप हमें दिखाई देता है, ये कब अलग हुए, तो उसका क्या काल क्या है, तो उसका काल है जुरासिक युग। क्या काल है उसका, जुरासिक युग। जो आज हम वर्तमान में जो इस प्रकार का मैप हम देख रहे हैं, ये किस काल में अलग हुआ था, तो ये जुरासिक युग में हुआ था, जुरासिक काल में हुआ था। आपने मूवी देखी होगी डायनासोर वाली, जुरासिक पार्क, तो ये उसी जमाना था जब डायनासोर यहाँ पर पाए जाते थे, तो ये जुरासिक युग था। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें अलग हो रही थी। ठीक है, अब इस प्रकार ये हमारी थ्योरी थी, क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, जिसमें महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्या कारण था, और जो उनका ये चीज़ें थी ना कि एक जगह पर कोयला पाया जाता है, एक जगह पर कोयला पाया जाता है, उसी जगह पर हमारा ग्लेशियर पाया, तो वो किस कारण हो सकता है कि देखिए अभी क्या है कि साइबेरिया उत्तर की ओर खिसक गया, साइबेरिया, रूस, ये भूभाग हमारा किस में गया, उत्तर दिशा में गया। उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव पर क्या है, बर्फ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कभी ये हिस्से कहाँ रहे होंगे, तो ये सारे हिस्से कहाँ रहे होंगे, हमारे दक्षिण की तरफ रहे होंगे। ठीक है, दक्षिण की तरफ रहे होंगे, तभी तो यहाँ पर रहे होंगे, मतलब ये इस भूमध्य विषुवत रेखा पर रहे होंगे। इसी कारण यहाँ पर पहले कोयला था, लेकिन कालांतर में ये स्थान यहाँ से खिसक कर ऊपर पहुँच गया, अब वहाँ पर ग्लेशियर आ गए, लेकिन पहले क्या थे, वहाँ से कोयला था, तो कोयला इस कारण से वहाँ पहुँच गया। तो यही सिद्धांत था कि कभी ना कभी तो इस प्रकार हुआ होगा। उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक जलवायु स्थानांतरण और एक अब क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन। 2 सिद्धांत थे, एक फ्लॉप हुआ। यानी कि देखो, किसी चीज के होने के 2 कारण होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अगर किसी एक जगह पर कोयला भी पाया जा रहा है, ग्लेशियर भी पाया जा रहा है, तो क्या हो सकता है, या तो जलवायु स्थानांतरण हुई होगी। अगर जलवायु स्थानांतरण नहीं हुई है तो वह महाद्वीप स्थानांतरण हुए होंगे।
दो ही चीज़ें। तो जलवायु स्थानांतरण उनका फ्लॉप हुआ तो उन्होंने ये थ्योरी दे दी कि ये जो महाद्वीप हैं ये स्थानांतरित हुए हैं, यानी कि पहले ये किसी क्षेत्र में रहे होंगे, उसके बाद ये कालांतर में दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए। ठीक है, इस प्रकार का इन्होंने सिद्धांत दिया। इस प्रकार हमारे नए अलग अलग ये बने। अब आगे बात करते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत के साथ ही कुछ और सिद्धांत भी दिए, कुछ और चीज़ों को भी उन्होंने क्लियर करके दिखाया। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर आपको ये द्वीप दिख रहे होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप है, ये शुरुआत में क्यूबा है, ये वेस्ट इंडीज ग्रुप के द्वीप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये ग्रुप है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कुछ द्वीप बने हुए हैं। इधर आप आओगे तो इस साइड में क्यूराल द्वीप समूह है, इधर कुछ सखालीन द्वीप समूह है, इधर आओगे जापान द्वीप समूह है, इधर नीचे की साइड में फिलीपींस द्वीप समूह है। तो इस प्रकार के द्वीप समूह है। ठीक है, और इसके साथ में आप देखोगे, ठीक है, अब ये द्वीप जैसे कि सारी चीज़ें अलग हो रही हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका के इस साइड में यानी कि पूरब साइड में पिंड है, दक्षिण अमेरिका के पूरब साइड में है। ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी हमारे क्या है, एशिया के पूरब में है ये सारे द्वीप। ठीक है, इधर बात करेंगे इंडिया के पूरब में भी द्वीप हैं, इधर बात करेंगे तो इस भूमि के पूरब में है। तो ये सारे के सारे द्वीप पूरब में ही क्यों हैं, ये सारे के सारे द्वीप पूरब में ही क्यों हैं? तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बताया कि जैसे 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 भूखंड, देखो सियाल और सीमा उस पर तैर रही है। ठीक है, सियाल क्या है, सीमा पर तैर रही है। सीमा क्या है, द्रवित अवस्था में है। सियाल क्या है, ठोस अवस्था में है। तो जब ये चीज़ें एक, देखो पृथ्वी किस साइड में रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी हमारी पूरब से पश्चिम दिशा में पूरब से पश्चिम दिशा में रोटेट कर रही है। ठीक है, सॉरी, पश्चिम से पूरब में। ठीक है, पश्चिम से पूरब में रोटेट कर रही है। और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस साइड में दे रही है, यानी विपरीत दिशा में दे रही है। उससे क्या होगा, बीच में घर्षण होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्ट थे, जैसे कोई भूमि जब इस साइड में खिसक रही है तो इसके जो पीछे के पार्ट थे ये बीच में से कोई पृष्ठभूमि टूट गई। ठीक है, पपड़ी जो है वो टूट गई और ये पीछे रह गए, और ये बड़े भूखंड आगे खिसक गए और ये कहाँ रह गए, पीछे रह गए। तो ये जो एक सीरीज में है, ये हमारी क्या है, ये टुकड़े अलग हुए, ये वाला आगे खिसके, ये थोड़े से पीछे रह गए। आपने देखा होगा जब माँ बाप और बच्चे चलते हैं तो माँ बाप थोड़े आगे निकल जाते हैं, बच्चे पीछे पीछे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है, ये थोड़े आगे निकल गए क्योंकि बड़े भूखंड है, ये बच्चे बेचारे पीछे रह गए। ठीक है, इसी कारण से ये सारे के सारे द्वीप समूह हमेशा हमें पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं, पश्चिम दिशा में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि इनका जो विस्थापन हो रहा है, इनका जो आगे बढ़ रहे हैं, जो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, और पीछे ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, इसके साथ उन्होंने और क्या चीज को क्लियर किया, तो इन्होंने इसके साथ ही जो बलित पर्वत है हमारे, जैसे मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत हो गया, या उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत हो गया, या अब बात करें अपने हिमालय पर्वत की जो कि क्या है, एक बलित पर्वत है। तो इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो इनका निर्माण भी जैसे हम हिमालय की बात करें तो यहाँ का पार्ट जब उधर गया और ये आप टकराया, दोनों भाग टकराए, तो उससे क्या हुआ, एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, कोई चीज़ टकराएगी, किसी दो कागजों को हम तुम आपस में टकराओगे तो वो बीच में क्या होंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे कागज, कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, इस प्रकार की सरवटें ऐसी पड़ जाएंगी। तो वो सरवटें ऐसी ही हिमालय में हमारा किस प्रकार का, इसी प्रकार सरवटें प्रकार का है। ठीक है, तो इस प्रकार वो उसको बोला जाता है बलित पर्वत, और ये क्या है, हमारा बलित पर्वत है। इसी प्रकार हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई इसी महाद्वीपीय सिद्धांत की वजह से। ठीक है, अब बात करें जैसे रॉकी पर्वत की। अब रॉकी पर्वत तो किसी के साथ नहीं टकराया, लेकिन बना कैसे, या एंडीज पर्वत ये कैसे बना, तो देखिए किस प्रकार बना कि देखिए उस जैसे सियाल है वो सीमा पर तैर रही है। ठीक है, एक तरफ को पृथ्वी खींच रही है अपनी साइड में, चंद्रमा अपनी साइड में खींच रहा है, तो उससे हुआ बीच में घर्षण। तो कुछ परत जैसे मान लो आगे की परतों ने इसका रुकावट पैदा की, यहाँ से टूट गई। ठीक है, अब ये जो बड़ा भूखंड है और ये छोटा भूखंड है, इन दोनों में तकरार हुई। ठीक है, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, ये रुक रहा है मतलब जाना चाहता। तो जब ये बड़ा भाग है, जब बड़ा भाग इससे टकराएगा तो बीच में टुकड़े हुए ना, तो जब बड़ा भाग इससे टकराएगा तो क्या होगा, तो यहाँ का जो भूखंड है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ का भूखंड
टकराने से ऊपर उठ जाएगा, तो इसी कारण ये हमें जो पर्वत हैं बलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, ये पर्वत कहाँ मिल रहे हैं हमें, जिस दिशा में है उसी दिशा में मिल रहे हैं ना। जैसे पश्चिम में जा रहे हैं तो ये पश्चिम में ही है, क्योंकि ये वाला भूखंड, बड़ा वाला भूखंड जब छोटे पर प्रभाव करेगा तो यहाँ की बॉडी ऊपर आ जाएगी। और इसी प्रकार एंडीज पर्वत है, ये भी हमारे पूरे पश्चिम दिशा में मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, सारे पर्वत इसी प्रकार से बने। तो इसी प्रकार उन्होंने रॉकी एंडीज यानी कि बलित पर्वतों के बारे में भी समझाया। इसके साथ ही इन्होंने ये जो द्वीप समूह है हमारे पूरब में ही क्यों रह जाते हैं, इसका भी इन्होंने अच्छी तरीके से उत्तर दिया। ठीक है, और उन्होंने इस महाद्वीपों को अलग होने में, ठीक है, इस प्रकार सारी घटना को उन्होंने साक्ष्य दिया। लेकिन एक वो क्या थे, एक जलवायु वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत सामने पेश कर दिया जो उनके विषय का नहीं था। लेकिन तो अब उन्होंने क्या हुआ उन पर, और उनकी एक थ्योरी पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी, तो लोगों के सवाल उठने लगे, और उन्होंने कहा ये कैसे होगा, क्या हुआ। तो उन्होंने अब उनसे क्या मांगे गए, उनसे अब उनके साक्ष्य मांगे गए, प्रमाण मांगे गए कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये सारी चीज़ें सही हैं। तो उन्होंने प्रमाण क्या दिए, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए उन्होंने क्या साक्ष्य दिए, तो साक्ष्य देख लेते हैं एक बार। तो उन्होंने देखो पहला क्या साक्ष्य दिया कि अगर हम इस पूरे भूखंड को जोड़ें, पूरी तरीके से जोड़ें, तो इसे एक पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। पेंजिया हमारा जो पहला महाद्वीप था, एकमात्र महाद्वीप था, उसका स्वरूप दिया जा सकता है इस पूरे भूखंड को जोड़ा जाए तो। ठीक है, किस प्रकार जोड़ा जाए कि देखिए आप कि यहाँ से दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों भागों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बात करें, एक गिन्नी है, गिन्नी नाम का देश है, इस गिन्नी तट और अमेरिका का ब्राज़ील तट, यहाँ पर ब्राज़ील तट, गिन्नी तट और ब्राज़ील तट को आपस में जोड़ा जा सकता है। गिन्नी तट और ब्राज़ील तट को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार बात करें तो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को भी जोड़ा जा सकता है, यानी उत्तरी अमेरिका को इसके साथ में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें तो इस इंडिया को इसके साथ में जोड़ा जा सकता है, यहाँ का जो है इसके साथ जोड़ा जा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के इस साइड में यानी इस जगह पर जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम सारे के सारे खंडों को जोड़ें तो एक लगभग पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। तो पहला कारण उन्होंने ये दिया। दूसरा कारण क्या दिया उन्होंने, दूसरा साक्ष्य क्या दिया कि गिन्नी की जो यहाँ पर पर्वत हैं, पर्वताक्रम हैं, उनके पर्वताक्रम और ब्राज़ील के जो पर्वत हैं उनके पर्वताक्रम की भू आकृति और भू संरचना दोनों एक हैं। उनकी जो भू आकृति है उन पर्वतों की और उनकी भू संरचना यानी कि उनकी चट्टानों की संरचना एक समान है। गिन्नी और ब्राज़ील की जो पर्वत हैं उनकी जो पर्वतों की जो संरचना है, जो उनकी चट्टानों की जो संरचना है वो एक समान है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत और इधर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण अफ्रीका की पर्वताक्रम की जो संरचना है वे भी कैसी हैं, एक समान है, वे भी कैसी हैं, एक समान है। तो ठीक है, इस प्रकार के उन्होंने दिए। इसके बाद और क्या दिया, उनके बाद उन्होंने और साक्ष्य क्या दिया, तो तीसरा साक्ष्य दिया उन्होंने कि ये जो हमारी मैक्सिको की खाड़ी है, ये हमारी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। इस मैक्सिको की खाड़ी में अगर ये जो द्वीप है हमारे यहाँ पे द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, क्यूबा, ये हमारा पहला क्यूबा है, ये वेस्ट इंडीज के द्वीप है, ये वेस्ट इंडीज के द्वीप है। तो ये जितने भी द्वीप हैं इनको अगर जोड़कर और इसमें भरा जाए तो मैक्सिको की खाड़ी पूरी तरीके से भर जाएगी। यानी कि इनका जो क्षेत्रफल है, इन द्वीपों का सम्मिलित जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, मैक्सिको की खाड़ी के बराबर है। ठीक है, तो इससे भी प्रमाण दिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो द्वीप समूह है कनाडा के पूर्वी तट पर जो द्वीप हैं उनको अगर सम्मिलित किया जाए तो ये जो खाड़ी है हमारी हडसन की खाड़ी, इसको भरा जा सकता है।
हडसन की खाड़ी को पूरी तरीके से भरा जा सकता है। तो इनका क्षेत्रफल और हडसन की खाड़ी का क्षेत्रफल पूरी तरह से समान है, ठीक है, लगभग समान है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने और क्या दिया, अब यहाँ पे एक बात करें तो आपको ये भूखंड, ऊपर वाला भूखंड दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला भूखंड जो दिख रहा है इसका नाम है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया इसका नाम है, जिसमें आते हैं अपने फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इस प्रकार के देश आते हैं। क्या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस प्रकार के देश आते हैं, इसको बोला जाता है स्कैंडलैंड, ठीक है। यहाँ के पर्वत क्रम इधर चलें तो स्कॉटलैंड है, ये हमारा इंग्लैंड के मध्य आता है, इंग्लैंड में जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा स्कॉटलैंड। यहाँ के पर्वत क्रम इधर कनाडा की पहाड़ी है लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस के पर्वत क्रम यानी कि कनाडा, स्कॉटलैंड और ये हमारा स्कैंडिनेविया, ठीक है। यहाँ के पर्वत क्रम, इन तीनों के पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है, यानी इनका जो चट्टानी संरचना है वो समान है, इनमें क्या पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी समय में ये तीनों जगह एक ही जगह की रही होंगी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने और क्या बताया कि कोयले के अवशेष यानी कि कोयला बनने का जो वैज्ञानिक कारण है वो है कि वहाँ पर गर्मी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, गर्मी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम बात करें विषुवत रेखा पर ही कोयला होना चाहिए। लेकिन कहाँ मिल रहा है, साइबेरिया में मिल रहा है, कनाडा में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, विषुवत रेखा से दूर है। लेकिन यहाँ पर कोयला क्यों मिल रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है ये सारे जो क्षेत्र हैं ये कभी ना कभी विषुवत रेखा पर रहे होंगे। कहाँ पर रहे होंगे, तो ये विषुवत रेखा पर रहे होंगे, इसी कारण यहाँ पर आज भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने और क्या कारण बताए, और उन्होंने क्या दिया कि देखिए ब्राज़ील है, ये हमारा यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद बात करें तो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। जैसे बात करें ब्राज़ील हमारा दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद बात करें प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनमें हिमानीकरण के साक्ष्य मिले हैं। हिमानीकरण का मतलब कि यहाँ पर ग्लेशियर मिले हैं, तो इंडिया में ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ब्राज़ील जो विषुवत रेखा पर है इस पर भी ग्लेशियर मिलते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हमारा ऊपर की साइड में चला गया, तो यहाँ पर भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे किसी जमाने में ग्लेशियर रहे होंगे, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं प्रायद्वीपीय भारत पे। ब्राज़ील जो विषुवत रेखा पर है इस पे भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, दक्षिण अफ्रीका पर मिले हैं, यहाँ पर जो कि कहाँ है इस समय, ये विषुवत रेखा पर है, ठीक है। और यहाँ पर हिमानीकरण होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिम कहाँ पर यानी कि बर्फ़ कहाँ पर जमेगी, ग्लेशियर कहाँ पर होंगे, तो वो या तो होंगे उत्तरी ध्रुव पर या होंगे दक्षिणी ध्रुव पर। विषुवत रेखा पर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तापमान अधिक है, तो यहाँ पर नहीं हो सकते। लेकिन इन जगह पर ग्लेशियर कहाँ से आए, तो इसका कारण ये हो सकता है कि किसी समय पर ये सारे कहाँ पर रहे होंगे, ध्रुवों की तरफ रहे होंगे। जैसे मैं बात करूँ इंडिया, तो इंडिया कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ये भी कहाँ है, यहाँ पर है, तो कभी समय पर यहाँ पर रहा होगा। ये ब्राज़ील हमारा यहाँ पर रहा होगा, ये मेरे लाल निशान लगा रखे हैं, ये क्षेत्र क्या रहे होंगे, ये दक्षिण की तरफ रहे होंगे, ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ रहे होंगे, दक्षिण पे, और दक्षिण पे क्या है हमारा, ठंडा है, तो यहाँ पर ग्लेशियर हो सकते हैं, और यहीं से टूटकर ये अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे और ये यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ये पता लगाया, उन्होंने ये साक्ष्य दिए कि ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ग्लेशियर होने के प्रमाण मिले हैं, जो कि इनकी स्थिति के अनुरूप हैं। इनकी स्थिति क्या है, विषुवत रेखा पर है, यहाँ पर इनके अनुरूप है, इनके अनुसार नहीं है, इनके अनुसार नहीं है। तो ये क्या होगा कि समानुसार ये यहाँ पर नए होकर ध्रुवों पर रहे होंगे, इसी कारण यहाँ पर हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे इन्होंने ये चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ें प्रयुक्त हुई, तो इनके बाद उन्होंने देखा, इस थ्योरी को देने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। देखिए कोई भी सिद्धांत, ये जो सिद्धांत देते हैं, ये जो संकल्पना होती है, ये प्रमाणिक नहीं होती। क्यों, क्योंकि हम उस ज़माने में जाकर तो ये चीज़ देख नहीं सकते, हम सिर्फ एक कल्पना करते हैं, तो उन कल्पनाओं पर सवाल भी बहुत उठते हैं। हम हर चीज़ को पूरी सच्चाई के साथ पेश नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांत सिर्फ एक काल्पनिक होता है, ठीक है, उस पर हम अंदाज लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, समय अनुसार उनकी सिद्धांतों की आलोचना भी हुई,
ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने उन पर प्रश्न खड़े किए उनकी थ्योरी पर। तो वो प्रश्न क्या थे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था उनका कि ये बताइए कि पेंजिया के टुकड़े किस कारण से हुए, पेंजिया के टुकड़े किस कारण से हुए। बैनम महोदय चुप, उनका कोई जवाब नहीं था। तब उन्होंने कहा कि आंतरिक कारणों की वजह से, ठीक है। उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए। आंतरिक कारण क्या रहे होंगे, क्या कारण थे। तो पेंजिया के टुकड़े किस कारण से हुए ये वो नहीं बता पाए और यहाँ पर वो फ्लॉप हुए। और क्या क्वेश्चन रहे, तो दूसरे क्वेश्चन थे कि आर्कटिक महासागर के मध्य आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह पर ना आपको एक कटक नज़र आता है, पर्वत नज़र आता है, ठीक है। समुद्र के अंदर है, कहीं पर डूबा हुआ है, कहीं पर ऊपर उभरा हुआ भी है। तो एक कटक नज़र आता है, यानी कि समुद्र के बीच में एक पर्वत है जो कहीं पर दिखाई देता है, कहीं नहीं होता है। तो ये जो कटक है इसका निर्माण कहाँ से हुआ। अगर ये दोनों भूखंड एक थे तो इनके मध्य में जो कटक आया है वो कहाँ से आया। बैगनम मॉडल पर इसका कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो फ्लॉप हुए। इसके बाद पूछा गया कि सियाल सीमा पर तैर रही है। आपने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रही है, तो जब ये तैर रही है तो आपस में टकराव क्यों हुआ। क्या कि जिस प्रकार आप कह रहे हो कि एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है तो वो टकरा गिरने की वजह से हुआ है, आपस में रुकावट की वजह से हुआ है। तो जब वो तैर रही है तो उसमें टकराव क्यों हुआ। बैगनम महोदय चुप, ठीक है। इसके बाद और क्या सवाल आए, सवाल आए कि आपने कहा कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये उत्तर दिशा में जाने लगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है वो वस्तुओं को खींचता है, आकर्षित करने वाला सिद्धांत है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, वस्तुओं को आपस में खींचने वाली है, ना कि टुकड़े करने वाली। तो यहाँ पर भी वो फ्लॉप, ये विपरीत हो गए, ठीक है। बल्कि विपरीत काम हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये दूर हुए, गुरुत्वाकर्षण से दूर नहीं होते, पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो फैल हुए, ठीक है। तो और उन्होंने क्या कहा कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से ये प्लेटें अलग हुई, ये भूस्थल अलग हुए। तो क्या चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति इतनी ज़्यादा अधिक है कि इन महापिंडों को, महाद्वीपों को टुकड़े कर से अलग ले जाए। आज की अगर चंद्रमा की शक्ति की बात करें तो इसे इतनी मतलब कि भूखंडों को अलग करने की क्षमता करने के लिए कम 1 करोड़ गुना अधिक पावरफुल होना होगा ज्वारीय शक्ति को, चंद्रमा की शक्ति। तो यहाँ पर भी वो फैल दिखाई दिए, ठीक है, कि ज्वारीय की वजह से इतना बड़ा वो नहीं हो सकता है ना, इतना बड़ा अंतर नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद बात हुई कि जिस प्रकार इंडिया इस जगह से इस साइड में गया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो ये देखेंगे दिशा, तो ये कौन सी दिशा है हमारी, तो ये दिशा हमारी क्या रहेगी, उत्तर पूर्व रहेगी, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था कि उत्तर पश्चिम, उत्तर की तरफ गए और पश्चिम की तरफ गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन अलग है। यहाँ से जो इंडिया है ये किस साइड में गया है, उत्तर पूर्व में गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो फैल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से इस थ्योरी को भी फेल कर दिया गया, इसको मान्यता नहीं मिली। लेकिन अभी एकमात्र हमारे पास यही थ्योरी है और इसलिए और इसी पर हम विश्वास कर सकते हैं। पुराने समय में जाकर कोई देख नहीं सकता, तो हम इसी को इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाला बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।